Hi students. So in continuation of our chapter, that is your evolution, so we were discussing the examples of natural selection. So in that course we have finished, I think, two of the examples we have finished. So we're going to start. Already I have given a small overview in the last video lecture. So we'll continue with the third natural selection example, that is your सिकल सेल एनीमिया. अब देखो सिकल सेल एनीमिया क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डिजीज, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. मतलब क्या है, ये जो रिसेसिव जो जीन है उससे ये इफेक्ट करता है. मतलब हम आगे जब देखेंगे जीनोटाइप इसका देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा. I believe you already have some idea about genotype and phenotype. You have already studied in your class 9 and 10 in the lower classes, and I believe very soon you are going to study about the genetics in plus 2 in your plus 2 course. So there all the genotype, phenotype, autosomal disorders, recessive disorders ये आपको और क्लियर हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमें बेसिक जो आइडिया है मतलब एग्जाम्पल्स का उसे हमें समझना है. हम यहाँ पे जेनेटिक्स में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. फाइन. सो विल गो एंड डिस्कस द सेम दिस ये सेम टॉपिक उसमें भी है, उसमें हम डिटेल में बात करते हैं. उसमें उसका जेनेटिक्स, उसका जो आपका जीन लेवल में, जीनोटाइप लेवल में क्या डिफरेंसेस है, क्यों है, कैसा है, कैसे होता है, रेशियो क्या है, वो सब डिस्कस वहां पे करते हैं. यहाँ पे हमारा फोकस है इस चैप्टर में. अभी हमारा फोकस के नेचुरल सिलेक्शन, मतलब हम नेचर इसको सिलेक्ट, इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन को. देखो नॉर्मल होता है क्या, नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह कंडीशन है. देखो एक होता है नॉर्मल, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है एक्सट्रीम. ठीक है. एक्सट्रीम मतलब जैसे ये कंडीशन है, अभी ये डिजीज है, जैसे ये सिकल सेल एनीमिया है, तो ये एक्सट्रीम हो गया. इंटरमीडिएट मतलब बीच का. इंटरमीडिएट एग्जांपल लेते, मान लो कि कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, और बीच में क्या है, ब्राउन. ठीक है. तो व्हाइट एंड ब्लैक आर एक्सट्रीम एंड ब्राउन इज योर इंटरमीडिएट. तो ये ठीक है. तो नॉर्मली नेचर जो है ना एक्सट्रीम को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिजेक्ट करता है. लेकिन यहां पे आप देखिए ये जो एग्जांपल, ये बहुत इंटरेस्टिंग, हम आगे भी बात करेंगे, आएगा ये बात थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम विल डिस्कस द सेम थिंग विद द सेम एग्जांपल. आपको वहां पर क्लियर होगा. तो यहां पे क्या है कि सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जानना होगा. देखिए सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है जी, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये हमें सबसे ज्यादा हमें कहाँ दिखता है, मतलब सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलता है, हमें मिलता है अफ्रीकन कंटिनेंट में मिलता है. अफ्रीका में सबसे ज्यादा हमें सिकल सेल एनीमिया के केसेस मिलते हैं. अब इसका कारण क्या है, मतलब जो देखो अब सिकल सेल एनीमिया तो डिजीज है which is not good for the survivability, बट यहाँ पे ये सर्वाइबिलिटी के लिए काम कर रहा है. देखिए मतलब नेचुरली वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो कि बीमार है, मतलब एक तरह से उनको सिकल सेल एनीमिया है, नेचर उसको सिलेक्ट कर रहा है, और जो नॉर्मल है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे. क्या होता क्या है वो थोड़ा देखते हैं. अब देखो जो आपका सिकल सेल एनीमिया, मतलब नाम से पता चल रहा होगा, सिकल सेल का जो शेप होता है वो सिकल सेल हो जाता है, हाफ मून शेप हो जाता है. ठीक है. सिकल शेप हो जाता है किसका, आरबीसी का. ठीक है. आरबीसी का शेप वैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें एक जो इसका जो जीनोटाइप है, नॉर्मली जो जीनोटाइप होना चाहिए था वो HBA, ये नॉर्मल होता है जीनोटाइप. ठीक है. दूसरा है सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन देखिए मैंने लिखा है HBS, एस मतलब सिकल सेल. ठीक है. सो दिस इज सेकंड सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन ये है HBA. ठीक है. तो ये जो जीनोटाइप है इसमें क्या होगा, जो आरबीसी होगा और जो हीमोग्लोबिन होगा वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई भी सिकल सेल शेप नहीं बनेगा. ठीक है. तो एक्चुअल में होता क्या है, बिकॉज ऑफ द सिकल सेल एनीमिया द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पेक्टिव सेल्स, दैट इज आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन. ठीक है. आरबीसी जो सेल है और हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, इसका जो शेप एंड स्ट्रक्चर है, स्पेशली आरबीसी का स्ट्रक्चर बदल जाता है. एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी घट जाता है. ठीक है. तो सेकंड केस क्या है, पहला केस हमने देखा HBA, तो ये जीनोटाइप है, ये नॉर्मल कंडीशन है. HBS, एस मतलब सिकल सेल. तो यहाँ पे क्या होगा कि 50% जो लोग होंगे वो सिकल सेल होंगे और 50% जो है चांसेस वो सिकल सेल नहीं होंगे.
ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सिकल सेल one allele is sickle cell and which is responsible for the production of sickle cell RBC and hemoglobin। ठीक है। अब जो सिकल सेल आरबीसी बनेगा तो उसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो भी फॉल्टी होगा, मतलब सिकल सेल आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, फॉल्टी हो जाता है वो, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है, देखो ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा। ये जो जीनोटाइप है, और ये जीनोटाइप जब ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हेल्प करता है तो उसमें ये बनता है बीटा चेन से, ठीक है। और बीटा चेन में जो होता है 6th पोजीशन में, मान लीजिए कि जो जीन की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो ऐसे एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो वो कौन सा चेन है, बीटा चेन से बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग पोजीशन में अलग अलग आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस वहां पे होंगे, जो आपके न्यूक्लिक एसिड वो होंगे, है ना, अलग अलग पोजीशन में। तो एक ऐसे हमें गिनना होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ जो पोजीशन है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, वो जो पोजीशन में न्यूक्लिक एसिड है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। और वो ग्लूटामिक एसिड चेंज होकर क्या वहां पे क्या लग जाएगा, वहां पे आ जाएगा वेलाइन, ठीक है। तो ये है एक्चुअली एक आपका म्यूटेशन, और आप बोल सकते हो पॉइंट म्यूटेशन, और एक चेंज, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए बीटा चेन के 6th पोजीशन में, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वेलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पूरा जो अभी सिकल सेल हम देख रहे हैं कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बीटा चेन जो होता है उसके 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ जाता है, इसीलिए ये पूरा जो सिचुएशन है वो डेवलप होता है, मतलब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, जीन लेवल पे। तो ये जेनेटिक जो हम अगर देखेंगे, तो हमने बात किया था ना पॉइंट म्यूटेशन, तो आप देखिए वही हो रहा है कि सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो बदल जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह में क्या हो गया, वेलाइन आ गया, इससे पूरा सिचुएशन बदल गया। और क्या हो जाएगा, आरबीसी क्या बन रहा है, सिकल सेल बन रहा है, और जो उसका हीमोग्लोबिन है वो क्या होगा, फॉल्टी होगा, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड स्टेज क्या होता है, देखो थर्ड स्टेज या सॉरी थर्ड सिचुएशन हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए थर्ड सिचुएशन में हम बात करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो सेकेंड सिचुएशन में क्या था, HB जो आपका HbA था, हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, HbA एंड HbS। तो ये था जीनोटाइप, है ना, ये जीनोटाइप था ना, हमने देखा थोड़ी देर पहले पिछले पेज में। तो HbA HbS, इस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि 50% जो होगा वो सिकल सेल, ऐसा होता है सिकल सेल आरबीसी। नॉर्मली आरबीसी का शेप हमने देखा है ना, हमने पढ़ा है आरबीसी का शेप है, पता है इट्स अ बाइकॉन्केव शेप, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सिकल शेप हो गया, ठीक है। तो सिकल शेप का जो है वो आरबीसी हो जाएगा, और क्या होगा 50% आरबीसी एंड नॉर्मल एंड 50% विल बी सिकल सेल। तो ऐसा अगर जीनोटाइप है जिसमें HbA है HbS, मतलब सिकल सेल का आपका एक रिसेसिव जीन है, तो क्या होगा 50% नॉर्मल होगा, 50% चांसेस होगा कि 50% जो है आरबीसी वो नॉर्मल हो और 50% सिकल सेल हो, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आरबीसी की वो घट जाता है, ठीक है। सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आरबीसी डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, पहले वाला जो क्या था, पहले वाला फर्स्ट केस क्या था, HbA HbA, वो क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। सेकेंड केस अभी हमने जस्ट पढ़ा, वो क्या है, उसमें HbA HbS, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। अभी क्या होगा, जो थर्ड केस हम पढ़ेंगे, अब ये होमोजाइगस रेसेसिव है, ठीक है। अभी होमोजाइगस रेसेसिव, अभी होमोजाइगस रेसेसिव मतलब HbS HbS जीनोटाइप अगर देखोगे तो दोनों में ही सिकल सेल हीमोग्लोबिन, मतलब जो हमारा जीनोटाइप है HbS है HbS है। तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस रेसेसिव हो गया। अब ऐसा जो केस है, ये जो केस है ना, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके केस में, जिनको अगर जिनके बॉडी में अगर ऐसा सिचुएशन है, जिनके पास जिनके जेनेटिक लेवल में ये सिचुएशन है,
तो उनका जो सर्वाइविलिटी का चांसेस होता है वो बहुत कम होता है, वो ज्यादा दिन, वैसे पेशेंट ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते हैं। अगर ये कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव अगर है, एचबीएस जीनोटाइप है, तो फिर वैसे पेशेंट जो है वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते। सच इंडिविजुअल डू नॉट सर्वाइव। ठीक है, नाउ द नेचर हैज सिलेक्टेड द सेकंड सिचुएशन एज द बेस्ट। अब थोड़ा यहां पे समझेंगे कि नेचर ने क्यों इस जो सेकंड वाला सिचुएशन था हमारा, जो कि आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था, पहला वाला होमोजाइगस डोमिनेंट था जिसमें एचबीए था, सेकंड वाले में एचबीएस था, एक रिसेसिव था, एक डोमिनेंट था। तो डोमिनेंट था तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप था, लेकिन वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो जीनोटाइप है उसमें 50% आरबीसी नॉर्मल होंगे, 50% आरबीसी सिकल सेल होंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इसके लिए आपको जानना होगा कि जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत कॉमन होता है, और मलेरिया नॉर्मल जो कंडीशन, मतलब हम और आप जैसे लोग जो नॉर्मल है, जिनका जीनोटाइप नॉर्मल है, उनको ये इफेक्ट कर सकता है। और जितने आरबीसी है, मलेरिया पैरासाइट क्या करता है, आरबीसी जो हमारे सेल्स हैं उसको अटैक करता है, उसके अंदर वो चला जाता है, फिर उसको यूटिलाइज करके उसका सारा जो न्यूट्रिशन है, जो सारा मटेरियल उसको यूज करता है, फिर डेवलप करता है, अपना नंबर को इंक्रीज करता है, फाइनली क्या करता है, फाइनली आरबीसी को रप्चर करके, डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाता है। इससे क्या होगा, अगर सारे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जो ह्यूमन, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी के बॉडी में, किसी को सिकल सेल एनीमिया है, किसी को अगर सेकेंड वाला कंडीशन हमने जो डिस्कस किया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाला, अगर वैसा कंडीशन है, 50% आरबीसी सिकल सेल है, 50% आरबीसी नॉर्मल है, तो क्या होगा, प्लाज्मोडियम विवैक्स जो कि मलेरियल पैरासाइट है, वो सिकल सेल एनीमिया वाले जो आरबीसी है, सिकल सेल आरबीसी है, उसको अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कोई भी मतलब आप कह सकते हो कि सिकल सेल एनीमिया जो पेशेंट है, दे आर नेचुरली इम्यून टू मलेरिया। तो देखो थोड़ा सा पिक्यूलियर कंडीशन है यहां पे, सिकल सेल जो है इट्स एबनॉर्मल कंडीशन, इवन because the malarial parasite cannot attack a sickle cell, because the sickle cell anemic individuals are immune to malaria. So in a condition or in a situation when most of the people are suffering from malaria and dying from malaria, and that in that situation in a population, those who are having sickle cell anemia, they will survive. And if they will survive, आपको पता है कि नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा, अगर वो सर्वाइव करेगा तो उसका नंबर भी इंक्रीज होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, वो आगे भी बढ़ता रहेगा, उसका जनरेशन मतलब जनरेशन टू जनरेशन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेरिएशन का, वो आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए अफ्रीकन कंटिनेंट में हमें बहुत ज्यादा जो सिकल सेल एनीमिया वो केसेस मिलते हैं, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट से ये नेचुरली इम्यून है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वियर्ड टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नॉर्मल जो लोग हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया जिनको है वो बच जाते हैं। ठीक है, वो सर्वाइव करते हैं, उनका नंबर ज्यादा होता है, इंक्रीज होने लगता है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनका नंबर पॉपुलेशन में बढ़ जाता है। इसलिए हमें अफ्रीका में क्या है, हमें अफ्रीका में क्या दिखता है, सिकल सेल एनीमिया केसेस ज्यादा दिखते हैं। सो दिस इज अ रीजन, फाइन, बिकॉज तो यहां पे क्या हुआ, द नेचर हैज सिलेक्टेड द सेकंड सिचुएशन एज द बेस्ट, एंड बिकॉज इन अफ्रीका द मलेरिया इज प्रीडोमिनेंट, that is why the nature selected the individual with the second situation as a survivor, and the individual with the sickle cell anemia is immune from malaria. तो मतलब यहां पे इनको एडवांटेज हो गया, अगर सिकल सेल एनीमिया है तो उन्हें मच्छर कितना भी काट ले, मलेरिया वाले उन्हें मलेरिया नहीं हो सकता, है ना। तो एक तरह से आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी बात है, तो इम्यून हो गया मलेरिया से, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उनको सिकल सेल एनीमिया है ना, वो तो प्रॉब्लम है, वो भी तो डिजीज है, वो तो परमानेंट डिजीज है ना। सो दैट्स एक्सट्रीम सिलेक्शन ऑफ द नेचर। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही जरूरी है। आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और थोड़ा सा इसका अपडेट भी दूंगा, जो बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, बिकॉज यू ऑल आर एस्पायरिंग डॉक्टर्स। तो आपको ये चीज आगे जाके आप जब डॉक्टर बनोगे तो आपको भी ये चीज बहुत बार फेस करना होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मेडिसिन से। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी,
ठीक है, देखो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, देखो आप सबको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो है, जो टीबी जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और वो डिजीज अभी अपने मैंने क्या टर्म कहा? टर्म का नाम है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है? देखो जब हम कोई भी दवाई खाते हैं किसी बीमारी के लिए, स्पेशली जब मान लो कि हम एंटीबायोटिक खाते हैं, अगर हमें कोई माइक्रोब से हमें बचना है, अगर मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या हमें कोई बैक्टीरियल मतलब बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, तो एंटीबैक्टीरियल खाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अगर हम दवाई का कोर्स, अगर हम मेडिसिन का कोर्स ठीक से कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होगा? सो वी आर गिविंग ए चांस टू द बैक्टीरिया टू गेट ए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो कारण है। दूसरा क्या है कि हमने पहले भी बात किया है कि किसी भी पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू डार्विन देयर इज अ वेरिएशन, ऑलरेडी देयर इज अ वेरिएशन व्हिच इज प्रेजेंट, और वो जब तक कंडीशन चेंज नहीं होता तो तब तक वो एक्सप्रेस नहीं होता। तो बैक्टीरिया के पॉपुलेशन में भी तो वेरिएशन होगा ना, उसके भी पॉपुलेशन में भी तो जेनेटिक वेरिएशन होगा उसके किसी कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर। तो वैसे ही जब वो बैक्टीरिया, आगे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे, उसमें आपको क्लियर होगा, और लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो रेजिस्टेंस होता है ड्रग्स, जो मेडिसिन के अगेंस्ट में, वो हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? हम जितना भी दवाई उसको दे तो वो मतलब हम उसको किल नहीं कर सकते, उसको हम क्योर नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसीलिए आप देखोगे कि जो कोई भी एंटीबायोटिक होता है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एंटीबायोटिक खोज कर लिया पेनिसिलिन और वो जीवन मतलब अनंत काल तक हम उसे यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम जिस बैक्टीरिया के ऊपर पेनिसिलिन हम यूज करते रहेंगे ना, तो उसमें क्या होगा? उसका जो उसकी वो बैक्टीरिया पॉपुलेशन में क्या होगा? धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप होगा। जैसा हमने डिस्कस किया था ना, मस्क्यूटो में भी रेजिस्टेंस था, वैसे ही बैक्टीरिया में होता है। तो इसलिए हमें क्या करना? नया नया अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक हमेशा डेवलप करने पड़ेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं? ऑल द टाइम द साइंटिस्ट आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कंटिन्यूअसली रिसर्चिंग एंड फाइंडिंग आउट, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम न्यू एंटीबायोटिक। नए नए तरह के एंटीबायोटिक हमें निकालने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि एक एंटीबायोटिक आप एक बार आपने बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही हमेशा हर बार फ्यूचर में भी हम उसको यूज कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के यहाँ पे जो फिर से वही जेनेटिक वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जैसुआ लेडरबर्ग एंड इथर लेडरबर्ग, तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? दे हैव टेकन सम पेट्री डिशेस, और उसमें उन्होंने जो मीडियम है वो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया। देखिए, अभी आपको पता होगा थोड़ा, अपने अभी आप 11 से 12 में आ चुके हो, तो हम जब भी माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी टेस्ट करते हैं, हम कल्चर करते हैं, इसको बोलते हैं कल्चर। कल्चर मतलब क्या है कि हम डिजायर्ड जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लैब में उसको हम कल्चर करेंगे एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे भी लेडरबर्ग इन्होंने क्या किया? पेट्री डिश लेते हैं। अच्छा, हम कल्चर करने के लिए ना एक अलग तरह का डिश होता है, ग्लास से बना होता है, उसको बोलते हैं पेट्री डिश। पहले हम क्या करते हैं? उसकी पेट्री डिश को साफ करते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद हम पेट्री डिश के ऊपर क्या करते हैं? पहले न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम क्यों बनाते हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो कैसे करेगा? तो पहले न्यूट्रिशन का मीडियम बनाना होता है, ठीक है। और वो न्यूट्रिशन का मीडियम हम बनाते किससे हैं? नॉर्मली ज्यादातर अगार से बनाते हैं। अगर जेल होता है उससे हम बनाते हैं। अगर पाउडर होता है उसको हम पानी में डाल के उबाल के उसको फिर हम कूल करेंगे, उसको हम ठंडा करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर लेके वो सेटल हो जाता है पेट्री डिश के साथ, वो चिपक जाता है, ठीक है। तो हमारा वो न्यूट्रिएंट मीडियम के हिसाब से काम करता है। ये तो पहला स्टेप है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हमारा जो डिजायर्ड जो बैक्टीरिया है उसको हम उस पेट्री डिश के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो अपना नंबर जो है उसको इंक्रीज ना कर ले, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज द पेट्री प्लेट, साइड व्यू है ये, साइड व्यू, और ये टॉप व्यू ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा। सो अगर साइड व्यू है तो ये साइड व्यू है, दिस इज पेट्री डिश। आगे थोड़ा सा आप देख सकते हो, थोड़ा सा थिकनेस यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज अगर, ये है आपका न्यूट्रिएंट मीडियम। और हमने क्या कर दिया? वहां पे बैक्टीरिया जो है वहां पे हमने उसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया वहां पे स्प्रेड कर दिया, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम द बैक्टीरिया विल इंक्रीज इन नंबर, ठीक है।
अब ये जो पहला जो बैक्टीरिया यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रो करेंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं ना, हम उसको इनॉकुलेट कर सकते हैं। देखो इनॉकुलेट क्या मतलब क्या है कि जो हमारा कल्चर है उससे हम जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ है उससे हम थोड़ा सा बैक्टीरिया लेके हम फिर से एक नया पेट्री डिश में उसको ट्रांसफर करते हैं। इसको बोलते हैं प्योर कल्चर, ठीक है। तो ट्रांसफर करते हैं तो फिर वो सेकंड जो पेट्री डिश है उसमें भी आपका जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो डेवलप करेगा, ठीक है। तो लेडरबर्ग ने क्या किया, उन्होंने एक वुडन जो ब्लॉक है उसको लिया और उसके सरफेस में, तो यहां आप देख सकते हो मैंने यहां मार्क किया है, सरफेस में उन्होंने क्या किया, एक वेलवेट कवर लगा दिया, ठीक है, यहाँ नीचे, ठीक है। और उससे उन्होंने क्या किया कि मास्टर जो प्लेट था उससे जो रेप्लिका जो प्लेट है, अब एक प्लेट से दूसरे प्लेट में पेट्री डिश में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने के लिए ये जो वुडन ब्लॉक है जिसके नीचे वेलवेट कवर लगा हुआ है उसको उन्होंने यूज किया। मतलब क्या किया, उसको पकड़ा, जो आपके मास्टर प्लेट है उसमें उसको टच किया, उसको फिर लेके आके कहां पे टच किया, नेक्स्ट रेप्लिका प्लेट पे टच कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, वहां पे भी जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करना शुरू हो गया, है ना। वहां पे भी जो बैक्टीरिया है वो भी ग्रो करने लग गया। अब देखिए, तो ये पहला था मास्टर प्लेट, दूसरा क्या हमारा रेप्लिका प्लेट, ठीक है। अब ये मास्टर प्लेट और रेप्लिका प्लेट के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो वुडन ब्लॉक था, द वुडन ब्लॉक इज एक्चुअली यूज्ड टू ट्रांसफर द बैक्टीरिया इनटू द न्यू प्लेट, रेप्लिका प्लेट। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, द बैक्टीरिया, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट करना यहाँ पे, दिस इज इन, आई एन इन, दिस इज आई एन, दिस इज एन। So in the next step, the bacteria are transferred from the replica plate. पहले हमने क्या किया, मास्टर प्लेट से रेप्लिका प्लेट पे ट्रांसफर किया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ये मास्टर प्लेट था, वेलवेट कवर, जो मतलब जो हमारा वुडन ब्लॉक है जिसमें वेलवेट कवर लगा हुआ है, उससे हम मास्टर प्लेट से हमने रेप्लिका प्लेट पे पहले बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया और वहां पे भी बैक्टीरिया ग्रो किया। दिस इज कॉल्ड रेप्लिका प्लेट। मेन प्लेट से नेक्स्ट प्लेट में ट्रांसफर किया, उसको बोलते हैं रेप्लिका प्लेट। अब उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, आफ्टर दैट द न्यू प्लेट, रेप्लिका प्लेट से भी हमने एक नया प्लेट में फिर से हमने क्या किया, जो बैक्टीरिया है उसको ट्रांसफर किया, अगेन विद द हेल्प ऑफ द सेम वुडन ब्लॉक विद द वेलवेट कवर व्हिच इज हैविंग अ वेलवेट कवर। अब देखिए, अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो नया प्लेट में हमने ट्रांसफर किया है रेप्लिका प्लेट से बैक्टीरिया को, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखिए, द मीडियम यूज वाज अगर and antibiotics were also present, that was penicillin। अभी जो नया प्लेट है इसमें ऑलरेडी क्या है, अगर तो है, न्यूट्रिएंट मीडियम तो अवेलेबल है, लेकिन साथ में और भी क्या था, क्या रखा हुआ था उन्होंने, पेनिसिलिन, दैट इज द एंटीबायोटिक, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, इसका मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया को किल कर देगा ना। लेकिन फिर भी आप देखिए, कुछ बैक्टीरिया जो है वो वहां सर्वाइव कर गए और वो अपना नंबर इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन था उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो थे उस पॉपुलेशन के, उसमें वेरिएशन था, उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन था। इसके लिए जब नए कंडीशन में वो गए, उनको नया कंडीशन मिला, तो जो पॉपुलेशन में जितने भी बैक्टीरिया जिनके पास वेरिएशन नहीं था वो सब मर गए, वो सब डेड, उनको वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन जिसमें वेरिएशन था, जिसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, वो सर्वाइव कर गए, तो नेचुरली वो सिलेक्ट हो गए, नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। यहां पे भी आप देख सकते हो कि वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, यहाँ पे जो बैक्टीरिया मतलब जो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वही सर्वाइव करेगा ना। तो यहाँ पे हमें कौन से बैक्टीरिया मिल गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मिल गए, ठीक है। और वो सर्वाइव करेगा और धीरे धीरे वो अपना नंबर इंक्रीज भी करेगा, है ना। देखो ये ऐसा है ना, सिंपल है, जैसे आप आपने देखा होगा कि जब कोई डॉग मतलब बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, तो आप देखना उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो सारे बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं, कुछ बच्चे सरवाइव करते हैं, कुछ बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं। तो आप ध्यान देना, जो कुछ बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं, ठीक है, वो अपने जो सिबलिंग्स के कंपैरिजन में वीक होते हैं। दैट इज व्हाई द नेचर रिजेक्ट देम एंड दैट इज व्हाई दे गेट
रिजेक्टेड एंड द फिटेस्ट वन दे गेट सिलेक्टेड। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम बोलते हैं लेडरबर्ग एंड रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत है, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख लेना रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, लेडरबर्ग एंड रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, now the bacteria which grow on the new plate are resistant to the antibiotic that is your penicillin। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अभी तक नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में बात किया। तो अभी हम थोड़ा और बात करेंगे, एक नया कंडीशन है, नया चीज हम बात करें, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब हम इंसान, ह्यूमन बीइंग, अपने फायदे के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए हम कुछ मतलब चीजों को नेचुरली सिलेक्ट करते हैं। प्लांट्स हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गए, अपने फायदे के लिए हम उसको नेचुरली सिलेक्ट करते हैं और उसको उसी तरह से डेवलप करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सो इट इज डन बाय ह्यूमन ओनली, इट्स एन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इंसान करता है खुद, नेचर जो करता है उसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, इंसान जो करता है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप देखोगे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि अभी आप अपने मार्केट में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें बहुत तरह के, वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, राइट, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स। हम देखते हैं ना बहुत तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले, आज से 100-150 साल या 200-300-400 साल पहले हमारे पास इतने वैरायटी के वेजिटेबल्स नहीं थे। तो आप बोलोगे सर ये सारे वेजिटेबल्स आए कहां से? ये जो सारे वेजिटेबल्स है ना, ये सब वाइल्ड वैरायटी से आए हैं, एंड दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द फार्मर ऑफ दैट टाइम। तो फार्मर ने अपने हिसाब से, हमारे जरूरत के हिसाब से वाइल्ड वैरायटी से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले जो वेजिटेबल्स है, जो हमारे एडेबल वेजिटेबल्स है, उनको सिलेक्ट किया और वहां से धीरे धीरे हम डेवलप करके मतलब उसके बाद उसको हाइब्रिडाइज करके या सेल्फ जिसको हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके हमने उसको धीरे धीरे डेवलप करवाया। तो उसके बाद फाइनली हमारे पास इतने अलग अलग तरह के जो वेजिटेबल्स वो है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं वाइल्ड कैबेज। तो वाइल्ड कैबेज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको देख के वाइल्ड कैबेज को सिलेक्ट किया गया था, जो फार्मर ने जो देखा होगा, वो क्या था कि स्टेम टिप विद अरेस्टेड इंटरनोडल ग्रोथ। ठीक है, तो स्टेम टिप क्या था? स्टेम टिप था वहां पे, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं स्टेम टिप जो था which is having arrested internodal growth। इंटरनोडल ग्रोथ था वो अरेस्टेड था, प्रॉपर्ली इंटरनोडल ग्रोथ जो था नहीं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या था, जो लीव्स थी वो बहुत ही क्लोजली अरेंज होते थे, एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे हमें कैबेज में दिखता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये ऑब्जर्व करके फार्मर ने उसे सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद व्हाइट कैबेज का दूसरा वैरायटी क्या देखा उन्होंने कि विद अरेस्टेड फ्लावर ग्रोथ। अगर फ्लावर ग्रोथ अरेस्टेड हो गया, मतलब प्रॉपर फ्लावर ग्रोथ नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? वो क्या है एक्चुअली? वो है ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली क्या है? ब्रोकली हम जो खाते हैं ब्रोकली, वो है क्या? इट्स एक्चुअली अरेस्टेड फ्लावर ग्रोथ स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिलेक्ट किया और उसको फर्दर हमने नेक्स्ट मतलब फर्दर जनरेशन वाइज उसको इंप्रूव करते गए और फाइनली हमारे पास इतने वैरायटी के अभी वेजिटेबल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल हम दूसरा और भी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो कर्ली फ्लावर है, कॉलीफ्लावर है। ठीक है, FLOWER यहाँ पे करेक्ट कर लेना, कॉलीफ्लावर। देन केल है, देन आपका खोल रवि है। तो ये सब एग्जांपल है वेजिटेबल्स के जो हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से मतलब हमने खुद उसको डेवलप किया है। ठीक है, अब देखो ये जो सारे जो वेजिटेबल्स है, जो अभी मार्केट में हमें हमारे पास अवेलेबल है, ये सब कोई ना कोई मेन वैरायटी, जो हमें वाइल्ड वैरायटी हम जिसे कहते हैं, उससे वाइल्ड वैरायटी से हमने इसको डेवलप किया है आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके। ठीक है, सो ये बहुत ही छोटा सा है, ये आपको समझना थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आपको जानना चाहिए। देखो सिंपली अगर हम बात करेंगे ना, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऐसा है कि हम अपने डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं
ठीक है, उसमें क्रॉस करवाते हैं तो हमें और भी बेटर डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो हमें मिल जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, हमने देखा कि एक प्लांट है, सॉरी एक मान लीजिए शुगर केन का एग्जांपल लेते हैं, तो हमने देखा एक शुगर केन की वैरायटी है जो कि ज्यादा थिक नहीं है, लेकिन वो जो एनवायरमेंटल जो एक्सट्रीम है उसको उसमें वो सर्वाइव कर सकता है। और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दूसरा हमने क्या देखा कि वो डिजीज रेजिस्टेंस भी है, लेकिन वो ज्यादा मतलब उसका जो प्रोडक्शन है, मतलब उसका जो थिकनेस है वो ज्यादा नहीं है, बहुत पतला होता है, लंबा होता है। लेकिन दूसरा वैरायटी हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा जो शुगर केन, दूसरा शुगर केन क्या है, वो बहुत थिक है, उसका जो आप बोल सकते हो कमर्शियल वैल्यू वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे इस दो वैरायटी को हमने क्या किया, क्रॉस करवा दिया क्रॉस करवा के हमें क्या मिल गया, एक नया वैरायटी। उससे हमें क्या हुआ, जो नया वैरायटी उसमें दोनों कैरेक्टर्स ही हैं, रेजिस्टेंस टू डिजीज और एक्सट्रीम कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो गया, और इकोनॉमिकल जो है कमर्शियली इंपॉर्टेंस भी हो गया, थिकनेस भी उसका बढ़ गया और रेजिस्टेंस भी उसमें आ गया। तो दोनों जो वैरायटी के कैरेक्टर्स एक वैरायटी में आ गया, इसको बोलते हैं नेचुरली सिलेक्ट करके नया जो हम, इसी तरह से हमने आर्टिफिशियली जो एनिमल्स हो सकता है, जो प्लांट्स हो सकते हैं, उसको हमने सिलेक्ट किया और अपने हिसाब से उसको मतलब डेवलप किया, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, लास्ट वन इज ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी जब हम पढ़ रहे थे, ड्रग एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, सॉरी, हाँ। तो वैसे ही है, अभी मैंने बताया ना कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बेस्ट एग्जांपल है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में होता क्या है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, अगर सम पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें क्या होगा कि जो पेशेंट को अगर हम जो कोर्स है जो टीबी को ट्रीट करने के लिए वो हम अगर देंगे, और अगर पेशेंट उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करता है, मान लो कि उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ तो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो फिर क्या होगा, वापस फिर से वो बैक्टीरिया वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर से अपना उसका जो फुल फ्लेज उसका जो स्टेज है उसमें वो फिर से चला जाएगा। इससे क्या होगा, पेशेंट फिर से बीमार हो जाएगा। अगर इस समय अगर डॉक्टर फिर से नेक्स्ट टाइम अगर सेम मेडिसिन दिया पेशेंट को देते हैं, तो फिर क्या होगा, पेशेंट विल एक्चुअली not get cured with the same medicine, because now second time the bacteria, the tuberculosis, they get resistance to that particular medicine. इसी को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसीलिए सजेस्टेड है कि जब भी किसी को कोई बीमारी होती है, डॉक्टर जो कोर्स देता है दवाई का उसे पूरा कंप्लीट करना चाहिए, even though you are feeling good, right? इसीलिए कभी भी कोई भी बीमारी हो जाए आपको, अगर डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देता है तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए, उसका कोर्स जो है उसे कंप्लीट करना चाहिए, इवन दो यू आर फीलिंग दैट आई एम कंप्लीटली फाइन एंड कंप्लीटली नॉर्मल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने बात किया जो नेचुरल सिलेक्शन के कुछ एग्जांपल्स थे, हमने वो बात की। अभी हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के भी कुछ वैरायटीज हैं, ठीक है, नेचर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाउ दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द नेचर इज गोइंग टू सिलेक्ट इन ऑर्डर टू मेक बैलेंस। इसमें क्या करेगा, नेचर जो जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगा, उसका पर्पस क्या होगा, टू मेंटेन द बैलेंस इन द पॉपुलेशन, ठीक है। So nature select the intermediate and eliminate the extreme in this case. मतलब बैलेंस अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नेचर को एक्सट्रीम को हटाना पड़ेगा और जो इंटरमीडिएट है उसको आपको उसको सर्वाइव करवाना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाएगा और बैलेंस उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में मैंने आपके साथ बात की थोड़ी देर पहले। सिकल सेल एनीमिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में हमने क्या देखा, 3 केसेस है, यहां पे भी हम देख सकते हैं HbA वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, HbS है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, HbH होमोजाइगस रिसेसिव है। तो हमें पता है कि नेचर किसको सिलेक्ट करने वाला है, HbA HbS, मतलब
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को हेड नेचर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों जो एक्सट्रीम है, एक जो मतलब HbS HbA से मतलब कंप्लीटली जो जीनोटाइप हो सिकल सेल एनीमिया का ही है, और एक कंडीशन जिसमें नॉर्मल कंडीशन है, मतलब कोई भी सिकल सेल एनीमिया का जीन नहीं है, तो वो नॉर्मल इंसान है, और एक है जो सिकल सेल वाला इंसान, कंप्लीट सिकल सेल वाला इंसान, वो दोनों ही नेचर दोनों को ही सिलेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल जो होंगे वो भी मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मलेरिया होगा तो, और जो आपकी एक्सट्रीम जो कंडीशन है जिसमें HbS HbS जो होमोजाइगस रिसेसिव है, उसमें इंडिविजुअल खुद सर्वाइव नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, दे आर नेचुरली सिलेक्टेड, द इंटरमीडिएट वन इज गेट नेचुरली सिलेक्टेड as to maintain the balance in the population। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्राफ आप हम देख सकते हैं समझने के लिए, तो for better understanding। So if you see here, so if you denote the entire situation with the help of a graph, so you can see this two side, this side and this side, you can see this is, it represents the normal human being, ठीक है, that is the extreme case here, and this is the completely homozygous recessive sickle cell anemic individual or person who is not going to survive for long naturally, that is also extreme। और बीच में हम क्या देख सकते हैं, that intermediate or the intermediate sickle cell जो जीनोटाइप है यहाँ पे, इंटरमीडिएट जो इंडिविजुअल्स है, इंटरमीडिएट जो कंडीशन है, वो यहाँ पे सर्वाइव करेगा, वो वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा नेचर के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ में आप क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट ग्राफ में आप सबको पता है कि जो सिलेक्ट हो जाएगा, जो वैरायटी सिलेक्ट हो जाएगा, जो इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाएगा पॉपुलेशन में, वो सर्वाइव करेगा और वो रिप्रोड्यूस करेगा, और उसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन इस ग्राफ से इस ग्राफ में, पॉपुलेशन ग्राफ से इस ग्राफ में आप देख सकते हो पॉपुलेशन जो है इंटरमीडिएट जो सिकल सेल एनीमिया का एनीमिया वाले हैं लोग हैं, उनका नंबर ज्यादा है कंपेयर टू दिस नॉर्मल एंड एक्सट्रीम। तो यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो इनका, यहाँ पे थोड़ा पहले तो ज्यादा था लेकिन बाद में वो बहुत कम हो गया। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अब इसके पास थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेन पॉइंट्स। इसके स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, एक्सट्रीम्स आर गेट एलिमिनेटेड। क्या होगा, एक्सट्रीम जो होंगे वो एलिमिनेटेड हो जाएंगे। नाउ इन द ग्राफ नंबर 2 अगर हम देखेंगे ग्राफ नंबर 2 पे क्या है, it is visible that the extremes are almost eliminated and their number is very less। बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो HbA HbA और HbS HbS इनके नंबर, इनकी जो क्वांटिटी है बहुत कम है, लेकिन इंटरमीडिएट का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है। और ग्राफ जो है वो आप देख सकते हो, इससे देख के पता चलता है कि जो सिकल सेल एनीमिया की जो इंटरमीडिएटरी जो टाइप है, जो पेशेंट से इंडिविजुअल है जीनोटाइप के हिसाब से, वो सर्वाइव करेंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, द प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा उसको। देखिए, प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में जो पॉपुलेशन का जो एक हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट है पॉपुलेशन का, वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो इन केस में क्या है, हम एग्जांपल लेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। क्या लेंगे हम, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के ले सकते हैं, और किसका ले सकते हैं, DDT रेजिस्टेंस मॉस्किटो का भी ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक द फर्स्ट वन, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या है, हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या था, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था बिफोर द कंडीशन व्हाट वी सी हियर, द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो हमें पता है कि जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं था, तो क्या था, ट्री ट्रंक में, बार्क में जो लाइकेंस है वो बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंटली ग्रो करते हैं, और जो कलर होता है बार्क का, ट्री का बार्क जो है वो ज्यादा व्हाइटिश होता है, जो कि इससे क्या होगा कि जो ग्रे मॉथ हैं वो उनके साथ बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं उसके कलर के साथ। तो जो प्रेडेटर है, मतलब कैमोफ्लेज होते हैं, हो जाते हैं, तो प्रेडेटर उनको अच्छे से देख नहीं पाते, ठीक से विजिबल नहीं होते वो, तो वो सरवाइव करते हैं। और जो ब्लैक वाले मॉथ थे, ब्लैक कलर के जो मॉथ थे,
because they are visible very clearly. So they are targeted by the predators. As a result, their number is less. उनका नंबर कम था. ठीक है, तो हमें पहले ग्राफ में देख सकते हैं ग्रे वाला जो मॉथ है उनका नंबर ग्राफ में बहुत ज्यादा है, तो हमने लिखा है ग्रे मॉथ. और यहाँ पे एक्सट्रीम जो है ब्लैक, उनका जो नंबर है वो बहुत कम है. लेकिन सेकेंड सिचुएशन में अगर देखोगे तो आफ्टर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया ना केस. उसमें भी ब्लैक जो है उसका नंबर बढ़ गया ना, ब्लैक का नंबर बढ़ गया और किसका नंबर घट गया, ग्रे का नंबर घट गया. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द ग्रे, वी आर रिप्रेजेंटिंग ग्रे हियर. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है. मतलब आपके दिमाग आप सोच रहे हो सर ग्रे तो यहाँ था, ब्लैक यहाँ था, फिर ग्रे इस तरफ कैसे आ गया, क्यों सिर्फ इतना सा पार्ट में ग्रे है, व्हाई द ग्रे इज माइग्रेटेड टू दिस पार्ट. यही तो समझना है आपको. डायरेक्शनल जो आपका नेचुरल सिलेक्शन है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल, इसका नाम है डायरेक्शनल, या हम इसको कह सकते हैं, शुरू में हमने क्या कहा, प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल. तो यहाँ बहुत ध्यान से समझिए अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ. अब देखिए यहाँ पे ग्रे का पॉपुलेशन था ना इस ग्राफ में सबसे ज्यादा पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था. अब बताओ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो फिर क्या होगा, ये ब्लैक का नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा ना, और ग्रे क्या होगा, ग्रे धीरे धीरे घट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, है ना. तो ब्लैक जो है वो बढ़ गया और उसने ग्राफ में इतना जो जगह है वो कवर कर लिया, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ब्लैक आ गया, और जो ग्रे था वो धीरे धीरे हट के यहां पे आ गया. ठीक है, तो वो क्या हो गया, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, ब्लैक यहां से यहां आ गया और ग्रे यहां से यहां आ गया. तो यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया भी है कि ग्रे हैज माइग्रेटेड फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया एंड ब्लैक माइग्रेटेड फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया. तो ये प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल जो नेचुरल सिलेक्शन है, हम इसीलिए इसको कहते हैं, क्योंकि हम ग्राफ में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि जो मूवमेंट ऑफ द population representing the population in the graph is actually changing and it is moving in a particular direction. ठीक है, इसीलिए हम इसको प्रोग्रेसिव या डायरेक्शनल जो आपके नेचुरल सिलेक्शन है उसको हम पकड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट we'll discuss that is your disruptive natural selection. Disruptive natural selection में क्या होता है, The nature select the extreme and eliminate the intermediate. अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे भी नेचर क्या करने वाला है, एक्सट्रीम जो है उसको सिलेक्ट करेगा और जो इंटरमीडिएट है उसको एलिमिनेट कर देगा. ठीक है, सो नेचर विल सिलेक्ट द एक्सट्रीम एंड इंटरमीडिएट विल बी एलिमिनेटेड. तो यहाँ पे क्या कंडीशन है थोड़ा समझते हैं. नाउ यहाँ पे कंडीशन है द स्नेल्स फाउंड इन द सी बेड. ठीक है, 3 तरह के स्नेल मिलते हैं सीबेड में, समुद्र के नीचे सीबेड में 3 तरह के स्नेल मिलते हैं. एक होता है व्हाइट कलर का जिसका जीनोटाइप आप देख सकते हो BB, स्मॉल b that is homozygous recessive. Then brown that is heterozygous dominant. Then we have black that is homozygous dominant, capital B. ठीक है, सो 3 तरह के कलर में मिलेंगे, एक है व्हाइट, दूसरा है ब्राउन, दूसरा है ब्लैक सीबेड में. अब इसमें होगा क्या, थोड़ा सा आपको समझना होगा. सीबेड में जो सैंड होता है उसका कलर ब्राउन, नॉर्मली सैंड जो हम सी बीचेस में देखते हैं ना, या बाहर नॉर्मली हम देखते हैं जो रिवर बैंक के साइड में, तो उसमें क्या होता है ना, जो कलर होता है जो आपका इसका सैंड का वो ब्राउनिश होता है. लेकिन सीबेड में ऐसा नहीं होता. सीबेड में जो कलर होता है वो व्हाइटिश होता है, व्हाइट होता है. और उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, इट इज कवर्ड विद बर्नकल्स. बर्नकल्स इज लाइक टाइप ऑफ शेल्स व्हिच कलर इज आल्सो व्हाइट. एक तो सीबेड का कलर जो है वो व्हाइट होगा, ऊपर से बर्नकल्स रहते हैं उनका भी कलर व्हाइट है. तो बैकग्राउंड क्या हो गया, बैकग्राउंड जो हो गया, जैसे हमने देखा था ना इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो लाइकेन ज्यादा ग्रो कर रहे थे, तो ट्री के बार्क में जो कलर था वो व्हाइटिश था, which helped the gray moth to get camouflage, to get easily blend with. As a result, the predator cannot see them properly. वैसे ही यहाँ पे सीबेड का कलर व्हाइटिश है because of the sand color is white and the color of the barnacle is also white. As a result, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी क्या हो सकता है, 3 कलर के हमारे पास शेल्स है ना, स्नेल्स है. पहला है ब्लैक कलर का, दूसरा है व्हाइट कलर का, तीसरा है ब्राउन कलर का. ठीक है, तो यहां पे जो है नेचर जो है
आपके जो ब्राउन कलर के जो आपका जो जिसको हम कहते हैं स्नेल, वो जो आपका है वो सरवाइव नहीं करेगा, वो मतलब टारगेट मतलब प्रेडेटर उसको टारगेट करेगा और उसे वो फिनिश करेगा, और इससे क्या होगा कि इंटरमीडिएट जो है आपका मतलब ब्राउन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझते हैं फिर से। देखो पहला तो व्हाइट वाले स्नेल्स जो हैं वो बर्नाकल्स और सीबेड के ऊपर जो वहां पे रहते हैं, अगर सेटल होते हैं तो बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड कलर दे विल बी ब्लेंड वेरी इजीली, तो प्रेडेटर उनको देख नहीं पाएंगे अच्छे से। फिर आप बोलोगे सर ब्लैक वाला तो दिखेगा ना? नहीं, ब्लैक वाला भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लैक वाला सीबेड में जो रॉक्स होते हैं ना वो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैकिश कलर के होते हैं, तो रॉक सीबेड के जो रॉक्स है वहां पे जाके सेटल होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो वो भी नॉर्मली दिखेंगे नहीं। ठीक है, जो आपके ब्लैक वाले हैं वो भी ब्लेंड हो जाएंगे प्रॉपर्ली ब्लैक स्टोन के साथ, ब्लैक रॉक के साथ, और जो व्हाइट वाले हैं वो सैंड के साथ हो जाएंगे। तो बचे कौन से? बचे आपके ब्राउन वाले। ये जो है ये बहुत आसानी से दिख जाएंगे प्रेडेटर को, और प्रेडेटर उसे बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकता है। इससे क्या होगा, जो ब्लैक और व्हाइट जो आपके मतलब एक्सट्रीम्स है वो जो है वो उनकी संख्या, उनका जो वो सर्वाइव करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनका नंबर इंक्रीज होगा। और इंटरमीडिएट वाला उसको तो प्रेडेटर टारगेट कर रहा है तो उसका नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देखिए पहला जो ग्राफ है तो उसमें आप देखोगे ऑलमोस्ट जो तीनों वैरायटी के स्नेल्स है ऑलमोस्ट सेम नंबर है उनमें, और पॉपुलेशन में उनका नंबर सेम है। ब्लैक भी लगभग सेम है, इंटरमीडिएट में नंबर लगभग सेम है, व्हाइट भी लगभग सेम है। लेकिन बिकॉज ऑफ द एडवांटेज, बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, क्या हो गया, इंटरमीडिएट जो है उनका नंबर घट गया क्योंकि वो नेचुरली सिलेक्ट नहीं हुए। ब्लैक एंड व्हाइट इनको नेचुरली सिलेक्ट हो गए, इसलिए ये रिप्रोडक्शन करेंगे, सर्वाइव हो जाएगा। तो हमें पता है ना, जो इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हो दो पिक आपको मिलेगा, एक ब्लैक वाला पिक मिलेगा, एक व्हाइट वाला पिक मिलेगा, और बीच में हमें क्या मिल गया, दिस इज योर इंटरमीडिएट वन, दैट इज योर ब्राउन वन। इनका नंबर घट गया, आप देख सकते हो। I have made one shaded region, so this represent the intermediate or the brown snails whose number is less compared to the black and the white. ठीक है, so this is also one type of like natural selection. ठीक है, so the sand on the seabed white and the covered with barnacles, जो मैंने डिस्कस किया, तो same points are here. The white one can blend with the color white of the seabed, black one can blend with the black color rock, but the intermediate, that is the relative color of the brown color similar snails are visible easily compared to the white and black. ठीक है, इससे क्या होगा, उसको प्रेडेटर बहुत ही आसानी से टारगेट कर लेता है और वो सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स या हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। मैं थोड़ा यहाँ पे जस्ट आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, जस्ट हैव अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ दैट। पॉपुलेशन जेनेटिक्स मींस, क्या होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स? इट इज अ स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। हम जीन की फ्रीक्वेंसी जो है उसको अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जो उसको समझने के लिए साइंटिस्ट थे हार्डे एंड वेनबर्ग, तो उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया है और उन्होंने एक लॉ भी दिया है, तो उसके हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो हार्डी एंड वेनबर्ग जो लॉ है वो क्या कहता है, इट सेज दैट relative frequency of alleles remain constant from generation to generation in a population where the organism are sexually reproducing. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है, ठीक है, वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहता है अगर वो पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो। ठीक है, इसके और भी कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये सारे हैं कि ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल होगा किसी पॉपुलेशन में, अगर है ये सारे कंडीशन कोई पॉपुलेशन फुलफिल करता है तो उसमें ये जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ, इसको हम लॉ बोलते हैं या प्रिंसिपल, ये फॉलो होगा। क्या क्या होना चाहिए उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर? पहला, द पॉपुलेशन शुड बी बिग, इट शुड बी अ बिग पॉपुलेशन। सेकंड, द ऑर्गेनिज्म शो रैंडम मेटिंग। ठीक है, एक तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा होना चाहिए और जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में रैंडम मेटिंग वो हमें मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है,
नाउ देयर आर नो म्यूटेशन, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन के अंदर. इफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस दे आर इन बोथ डायरेक्शन, अगर म्यूटेशन होता है तो दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए. ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड हैव यूनिफॉर्म रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करेंगे अगर म्यूटेशन हुआ तो भी, और जो उनका जो यूनिफॉर्म रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो भी रहेगा. तो ये सारे कंडीशन अगर कोई पॉपुलेशन अगर फुलफिल करता है तो उसमें हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो फॉलो होगा, हमेशा फॉलो होगा. ठीक है, तो ये हम अगले क्लास में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. सो टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक